हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे और इसको काफ़ी ही सरल और हिंदी भाषा में सीखने वाले हैं। इस सीरीज़ के एंड तक आप काफ़ी अच्छे से जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर पाओगे और काफ़ी आप अच्छे से एक इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस डेवलप कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमें कुछ एडिटर चाहिए रहेगा। आप चाहिए तो आप इसको सिंपल नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हो, लेकिन हम हमारी कंप्लीट एक सीरीज़ के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है तो आपको आना है कोई भी ब्राउज़र में और जस्ट सर्च कीजिए विजुअल स्टूडियो कोड, और जो भी आपको पहला लिंक मिलेगा वहाँ से आप फ्री में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड होने के बाद में कुछ इस तरह से शो करेगा। फिर आपको इस फाइल में जाके यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर में जाके आपको कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करके आप बस उसे ओपन कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी एक जावास्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर बना दिया है हमारे कंप्लीट ये सीरीज़ के लिए, और हम इसी के अंदर सारा कोड अभी लिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डे 1 के लिए, क्योंकि ये हमारा डे 1 का वीडियो है। और इस फोल्डर के अंदर अभी मैं बना रहा हूँ एक HTML फाइल। तो मैं उसे नाम देता हूँ index.html। आप चाहे तो आप कोई भी कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ओके, तो जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ यूज़ करते हैं HTML के पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। अगर आपको कुछ वैलिडेशंस अगर अप्लाई करने हैं तो उसके लिए, और काफ़ी एडवांटेजेस है, वो धीरे धीरे हम आगे जाएंगे तो पता करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको बेसिकली एक HTML फाइल चाहिए रहेगा। उसके लिए हमने एक HTML फाइल बना लिया है। अभी फिर से ये HTML फाइल हमने विजुअल स्टूडियो कोड में बनाया है, लेकिन आप चाहे तो आप नोटपैड यूज़ करके, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करके, या चाहे तो कोई भी एडिटर यूज़ करके आप इस फाइल को क्रिएट कर सकते हो। अभी ये फाइल बन गया। अभी हम सबसे पहले जानते हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स एक कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स है जावास्क्रिप्ट में, जो कि काफ़ी सिमिलर है बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जैसे ही। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, मान लो आप एक वेरिएबल बना रहे हो जिसका नाम है जे, और आप और एक वेरिएबल बना रहे हो जिसका नाम है कैपिटल जे। तो ये दोनों वेरिएबल्स अलग रहेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल के जो नाम रहते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो स्मॉलर जे एक कैपिटल जे से अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेम्स हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। और दूसरा रूल ये है कि आप जब भी आप वेरिएबल बना रहे हो तो आपका वेरिएबल एक तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेरिएबल बना रहा हूं टेम्प, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। अगर मैं बना रहा हूं टू टेम्प, तो ये इनवैलिड वेरिएबल है, क्योंकि रूल कहता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किसी लेटर से या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं वेरिएबल बनाता हूं टू टेम्प, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं वेरिएबल बना रहा हूं टेम्प, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल पहले वाले वेरिएबल से अलग है, क्योंकि इसमें जो हमने टी यूज़ किया है वो कैपिटल टी यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली दो रूल्स है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाने के लिए। फर्स्ट, कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव रहेंगे, स्मॉल केसेस और अपर केसेस के वेरिएबल्स अलग रहेंगे। सेकंड, कि एक वेरिएबल
किसी लेटर से या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट है ये वैलिड वेरिएबल है, थर्ड वाला भी वैलिड है और फोर्थ वाला भी वैलिड है। लेकिन ये जो सेकंड वाला जो वेरिएबल है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है ये इनवैलिड वेरिएबल है। तो ये कुछ रूल्स है, तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हमें कुछ HTML के कंटेंट्स यहाँ पे ऐड करने होंगे, तो हमने यहाँ पे HTML का टैग दे दिया और उस टैग के अंदर हमने यहाँ पे बॉडी का भी टैग दे दिया। तो हमने HTML और बॉडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अभी इस बॉडी के अंदर हमको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट एक अलग एक्सटर्नल फाइल में भी लिखी जा सकती है, या फिर ये जो टैग है ये आप बॉडी के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसको बॉडी के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी बेसिक सी जो कंसेप्ट है वो सीख रहे हैं। आगे जाके जब हम कुछ एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे तब हम उसे एक्सटर्नली भी डिक्लेयर करना शुरू करेंगे एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर, या फिर ये टैग को हम दूसरी किसी एलिमेंट के अंदर भी डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट आ गया। अभी यहाँ पे हमको टाइप मेंशन करना होगा कि कौन सा क्या टाइप है इसका। तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको स्क्रिप्ट टैब के अंदर टाइप प्रॉपर्टी यूज़ करके वहाँ पे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट वहाँ पे मेंशन कर दिया है। और अभी इसके अंदर हमें यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए रूल क्या है कि आपको var कीवर्ड यूज़ करना है। तो var कीवर्ड यूज़ करना है और उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। वेरिएबल नाम देने के कुछ कपल ऑफ रूल्स है जावास्क्रिप्ट में। पहला रूल है कि वेरिएबल के नाम हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप स्मॉलर x अगर डिफाइन कर रहे हो और अगर आप कैपिटल X डिफाइन कर रहे हो तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स रहेंगे, क्योंकि पहला वाला जो x है वो स्मॉल केस में है और जो दूसरा वाला जो x है वो कैपिटल केस में है। सेकेंड रूल ऐसा है कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो एक तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, तो ही वो वैलिड वेरिएबल नेम रहेगा। अगर आप इसको वेरिएबल नेम को अगर आप किसी इंटीजर से स्टार्ट कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल का नेम एक तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर किसी लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई इंटीजर मेंशन नहीं कर सकते हो, प्लस आप कोई सिंबल भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये बस 2 रूल्स है। अभी जब भी आप वेरिएबल यहाँ पे इस तरह से लिखते हो var और वेरिएबल नेम, तो इसे कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने का सिंटैक्स var और फिर बाद में वेरिएबल नेम। अभी इस x वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं है, जस्ट हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। अगर हमें इसमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो हम इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 10। तो अभी ये जो 10 जो वैल्यू है वो x को असाइन हो गया है। तो अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो आप इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हो। मैं और एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेते हैं इसका नाम रखते हैं फ्रूट, और अभी मैं कह रहा हूँ कि फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले जब मैंने वेरिएबल को असाइन किया था तब डबल कोट नहीं यूज़ किए थे, लेकिन जब मैं मैंगो असाइन कर रहा हूँ तो मैं डबल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ। ये इसके लिए क्योंकि जब भी आपको कोई टेक्स्ट वैल्यू अगर वेरिएबल को असाइन करनी है तो आपको डबल कोट यूज़ करने होंगे। अगर आप इंटीजर वैल्यूज़ असाइन कर रहे हो तो डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और फ्रूट की वैल्यू मैंगो है। अगर मैं विदाउट वेरिएबल var वर्ड यूज़ किए हुए अगर वेरिएबल अगर डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 20, तो ये भी हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई
वैल्यू अगर असाइन करनी है डिक्लेयर करते वक्त ही, तो आप इस where कीवर्ड को इग्नोर कर सकते हो। तो आप इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये काफ़ी सिमिलर रहेगा अगर हम where y इज इक्वल टू 20 लिखते हैं, उससे ये सिमिलर रहेगा, इसका इफेक्ट सेम रहेगा। तो आप where कीवर्ड को इग्नोर कर सकते हो अगर आप वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर रहे हो। तो अगर वेरिएबल डिक्लेयर अगर हमारा हो गया है, where हमने x डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में उसको वैल्यू असाइन कर दी, अगर मैं फिर से वही वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ तो उसकी जो ओरिजिनल जो वैल्यू है वो लूज़ नहीं होगी। अगर इसके बाद में अगर हम इस x को अगर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें फिर से 20 वैल्यू ही मिलेगी। तो अगर हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर देखनी है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये फंक्शन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पास कर रहा हूँ, और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है। अभी इसको रन करने का तरीका है काफ़ी सिंपल है। आपको बस एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र नाम का एक एक्सटेंशन अवेलेबल है, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये स्टेप सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप कोई दूसरा एडिटर यूज़ करते हो तो आप डायरेक्टली वो जिस लोकेशन पे हो उस लोकेशन पे जाके आप डबल क्लिक करके आप वैल्यू को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया, और यहाँ पे अभी मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र या फिर ओपन इन लाइक अदर ब्राउज़र। तो मैं ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है 10। हालांकि मैंने x को यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर असाइन किया, फिर मैंने वापस x को डिक्लेयर किया, फिर भी उसकी जो वैल्यू है वो उसने लूज़ नहीं की, मुझे वही वैल्यू फिर से मिल रही है। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि हमने यहाँ पे x को पहले डिक्लेयर किया, फिर x की वैल्यू को 10 असाइन किया, और यहाँ पे फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट x करके इस वैल्यू को प्रिंट किया। तो ये जो स्टेटमेंट है, इससे हम इस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अभी जैसे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे x को हमने वैल्यू जब असाइन की, तब डबल कोटेशन हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन जब हमने फ्रूट को वैल्यू असाइन की तब हमने वहाँ पे डबल कोटेशंस को यूज़ किया हुआ है। ऐसा इसके लिए क्योंकि इन दोनों के डेटा टाइप्स अलग अलग है। अभी डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो समझने के लिए हम आते हैं यहाँ। अभी बेसिकली हमारे पास होते हैं 4 डेटा टाइप्स, जिसमें जो पहला वाला जो डेटा टाइप है हमारा वो है नंबर्स। जो दूसरा डेटा टाइप है हमारा वो है स्ट्रिंग्स। जो हमारा तीसरा डेटा टाइप है वो है बुलियन। और जो फोर्थ डेटा टाइप है वो है हमारा नल। अभी अगर आप कोई भी नंबर अगर आप असाइन कर रहे हो कोई वेरिएबल्स को, तो उन नंबर को आप डबल कोट से एनक्लोज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नंबर्स असाइन करने, जैसे कि 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर्स है, तो उनके लिए आपको डबल कोट यूज़ नहीं करने हैं। आप डायरेक्टली 1 2 3 ऐसे नंबर्स आप असाइन कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग की कोई वैल्यू अगर असाइन करनी है तो आपको डबल कोट्स लिखने होंगे। जैसे कि हमने जब फ्रूट की वैल्यू असाइन की तब हमने यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ किए हुए, लेकिन जब हमने नंबर्स यूज़ किए तब हमने डबल कोट्स यूज़ नहीं किए। तो ये
डिपेंड करता है आप कौन सा डेटा टाइप की वैल्यू आप असाइन कर रहे हो। अगर आप ट्रू या फॉल्स अगर ये वैल्यू अगर असाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको बुलियन वेरिएबल लगेगा। तो ये वेरिएबल सिर्फ दो वैल्यूज ही होल्ड कर पाता है, जो कि है ट्रू और फॉल्स। और नल जो डेटा टाइप है वो शो करता है एम्प्टी वैल्यू को। एम्प्टी वैल्यू मीन्स अगर कोई वैल्यू अगर प्रेजेंट नहीं है, कोई वैल्यू अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? हम उसको नल से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये चार डेटा टाइप्स है। नंबर्स जिसको हम डबल कोट से एनक्लोज नहीं करेंगे, स्ट्रिंग्स जिसको हम डबल कोट से एनक्लोज करेंगे, बुलियन जो होल्ड करेगा ट्रू और फॉल्स, और हमारे पास नल है जो कि एक नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम अरिथमेटिक पे आते हैं, देखते हैं कि अरिथमेटिक के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो काफ़ी सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं इस कोड को रिमूव करता हूँ। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको वैल्यू दे दिया। उसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से एक वैल्यू दे दिया। मैं और एक वेरिएबल ले रहा हूँ y, और उसकी वैल्यू में 20 असाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगेन दोनों भी नंबर्स थे, इसके लिए डबल कोट से उसको एनक्लोज नहीं किया हमने। अभी मुझे कोई एक नई वैल्यू यहाँ पे लाइक मुझे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मुझे प्लस यूज़ करना है। तो उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा? तो मैं और एक वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा और मैं कहूँगा x प्लस वाई। और अगर मैं इसकी वैल्यू z की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलनी चाहिए 30 एज अ वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 30 एज अ वैल्यू आ गई। कैसे आई? तो अगेन लाइक हमने x 10 से यहाँ पे असाइन कर दिया है और y को 20 से असाइन कर दिया है। और उसके बाद में हमने एक नया वेरिएबल बनाया z, जिसमें हमने दोनों की एडिशन कर दी। और उसके बाद में हमने z की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, जिससे कि हमको आउटपुट मिल रहा है अभी 30। तो इस तरह से लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। नियरली आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये एडिशन था, तो मैं इसको ऐड नाम दे देता हूँ। अगर मुझे सब्सट्रैक्शन करना है तो मैं और एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ सब, और इसको अभी मैं नाम देता हूँ लाइक सब नाम दे दिया उसको। वहाँ पे हमने उसका सब्सट्रैक्शन कर दिया। अभी यहाँ पे असाइनमेंट एक ही लाइन में हो रहा है, डिक्लेरेशन असाइनमेंट, तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ वैर। और अगर अभी मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देखो ये ऐड की वैल्यू हम या ऐसे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जो कि है 30। और उसके बाद में अगर मैं दूसरी वाली वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया मेरा -10। तो ये 30 पहले वाले का वैल्यू है और -10 ये सेकंड वाले का वैल्यू है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहला वाला हटा देते हैं और यहाँ पे देखते हैं, देखो -10 वैल्यू, जो कि है हमारा सब का वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ से आया इस तरह से। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमारे पास दूसरे काफ़ी ऑपरेटर्स भी अवेलेबल है। जैसे कि अभी तक हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर देखा, लेकिन हमारे पास और दूसरे ऑपरेटर्स अवेलेबल है, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारे पास है डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। उसके बाद में है हमारे पास है मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये जो परसेंटेज का जो साइन होता है वो मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि है प्लस प्लस। और उसके बाद में है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि है माइनस माइनस। तो ये भी ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर मुझे इनकी वैल्यूज़ भी अगर प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नाम का और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसको यहाँ के यहाँ ही मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ।
तो इस तरह से यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। डिवीजन करना है तो हम करते हैं डिवीजन, हाँ, 20 को y डिवाइड बाय 2। तो ऐसे हमने यहाँ पे डिवीजन कर लिया। मॉड अगर हमको देखना है तो y मॉड x, यहाँ से हम मॉड देखेंगे। और उसके बाद में अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट, तो मैं x को इस तरह से इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। और अगर मुझे डिक्रीमेंट देखना है, डिक्रीमेंट देखना है, तो मैं y को इस तरह से डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। अभी ये जो मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया हुआ है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। पोस्ट के और प्री के रिजल्ट्स अलग आते हैं, वो अलग तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे, अभी नहीं देखने वाले हैं। तो ये कुछ यहाँ पे ऑपरेटर्स अवेलेबल है। तो अभी तक हमने ऐड और सब कैसे काम करता है वो देखा। अभी देखो मैं मल्टीप्लाई का वैल्यू प्रिंट करता हूँ। तो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम, x इंटू वाई, तो 20 इंटू 10 होने वाला है, जिसकी वैल्यू हमें 200 मिलेगी। तो देखो यहाँ पर 200 मिली, ये इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही है। तो ये हमें 200 वैल्यू मिल गई। अगर सेम अगर मुझे डिवीजन के लिए चाहिए तो हम डिवाइड कर रहे हैं y को 2 के साथ। तो y इज़ 20 और हमने 2 के साथ उसको डिवाइड किया तो मुझे 10 वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 10 मिल गई हमको वैल्यू। उसके बाद में अगर हम मॉड करते हैं तो मॉड मीन्स जो भी आपका रिमाइंडर रहेगा वो आएगा। तो अगर मैं y को डिवाइड करता हूँ x के साथ, अगर 20 को डिवाइड करता हूँ 10 के साथ, तो मेरा रिमाइंडर 0 रहने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे 0 वैल्यू मिलेगी। अगर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं x को तो मुझे वैल्यू मिलेगी 11। अब ये वैल्यू हमें 10 इसके लिए मिली क्योंकि हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। हमें प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए और यहाँ पे भी प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें 11 वैल्यू मिली। प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे हमको प्री इंक्रीमेंट से 11 वैल्यू मिली और अगर मैं प्री डिक्रीमेंट की वैल्यू अगर देखता हूँ तो प्री डिक्रीमेंट से मुझे यहाँ पे 19 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 19 वैल्यू मिली। तो ये हो गया प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाउ पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो जब आप कोई पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हो और अगर आप उसी लाइन में, अगर उसी स्टेटमेंट में अगर आप वैल्यू असाइन कर रहे हो दूसरे वेरिएबल को, तो क्या होगा कि सबसे पहले वैल्यू असाइन होगी और उसके बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हो, पोस्ट का मतलब है बाद में, तो पोस्ट इंक्रीमेंट अगर कर रहे हो तो पहले वैल्यू असाइन होगी और उसके बाद में वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। सेम यहाँ पे पहले वैल्यू असाइन होगी उसके बाद में वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। तो अगर मैं पोस्ट करके अगर मैं इंक्रीमेंट की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 10 मिला। इसका मतलब है इंक्रीमेंट में जब वैल्यू गई तब x की वैल्यू 10 थी, लेकिन उसके बाद में x की वैल्यू अभी 11 हो चुकी है क्योंकि असाइनमेंट के बाद में उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, इंक्रीमेंट हो चुकी है। लेकिन जब असाइन हुई थी तब उसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी। इसके लिए हमको यहाँ पे 10 वैल्यू मिल रही है। अगर इसके अलावा अगर इंक्रीमेंट के जगह पे अगर मैं इसको x प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी इंक्रीमेंटेड वाली, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई थी तब 10 थी लेकिन बाद में x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 हो चुकी है। तो अभी अगर मैं इस कोड को अगर रन करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 11। सेम जब मैंने डिक्रीमेंट किया था, पोस्ट डिक्रीमेंट था, तो पहले वैल्यू असाइन होगी बाद में डिक्रीमेंट हुई। तो यहाँ पे अगर मैं डिक्रीमेंट की वैल्यू अगर प्रिंट करूँगा तो मुझे सेम 20 वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं डिक्रीमेंटेड वैल्यू अगर
प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगी 19 वैल्यू। तो ये डिफरेंस होता है प्री और पोस्ट में। पोस्ट में पहले वैल्यू असाइन होती है, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। प्री में पहले हो जाती है, बाद में असाइन होती है। और ये तभी होता है जब अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्लस अगर आप असाइनमेंट एक ही स्टेटमेंट में कर रहे हो तो। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, अगर असाइनमेंट ही नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको वही इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंट वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हो तो आप प्री करो या पोस्ट करो, आपको सेम रिजल्ट्स मिलने वाले हैं क्योंकि असाइनमेंट हुआ ही नहीं है। तो इस केस में देखो, अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे 11 वैल्यू मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे 11 वैल्यू ही मिलने, सॉरी अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करता हूँ तो भी मुझे 11 वैल्यू ही मिलने वाली है। सेम अगर मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ पोस्ट तो मुझे यहाँ पे 19 वैल्यू मिलेगी। अगर मैं प्री डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो भी मुझे 19 वैल्यू ही मिलेगी, तो मुझे सेम वैल्यूज़ मिलेगी। तो डिफरेंस जब ही आता है अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और असाइनमेंट अगर एक ही स्टेटमेंट में कर रहे हो तो। और दूसरी चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी कि आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर विदाउट असाइनमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले अगर यूज़ करोगे तो वो कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन तो हुआ है लेकिन हमने किसी को असाइन ही नहीं किया। तो लाइक ये जो कोड है ये यूजलेस कोड है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एडिशन तो हो रहा है लेकिन कहीं किसी वेरिएबल में असाइन ही नहीं हो रहा है। बट जो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में केसेस में क्या होता है, उसी लाइन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके उसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है।